गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आपके डाउट फाइंडर की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं अपघटन अपक्रियाओं के बारे में। अपघटन अपक्रियाएं हम पढ़ चुके थे कि 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशिक अपघटन और विद्युत अपघटन। उसमें से सबसे पहले हम बात करने जाएंगे, आज बात करेंगे ऊष्मीय अपघटन के बारे में या थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? तो हम बात करेंगे इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, वहां पर होती है ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो जब ऊष्मा के द्वारा कोई यौगिक क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा, तो वहां पर होगी ऊष्मीय अपघटन। कौन सी अपक्रिया होगी बेटा? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा के कारण जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। बात करते हैं फिर से, जैसे CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देंगे तो यह अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूटेगा बेटा? CaO यानी बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था तो हमने उसको ऊष्मा दे दी, तो ये क्या हुआ, CaO और CO2 में टूट गया। या तो आप इसको देख भी सकते हैं कि जैसे क्या होगा कि जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो यह छोटे छोटे 2 पार्टों में टूट जाएगा। जैसे पहले बना है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बना है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। तो हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है बेटा? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे CaCO3 था तो CaCO3 क्या होगा बेटा? CaO और CO2 में अपघटित हो जाएगा, अर्थात रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाएगा या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। अब क्या है, ये हमको पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है? रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट। और ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट। ठीक, तो हमको पता चल गया कि यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देंगे तो वह क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। जैसे CaO और CO2 अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे विद्युत वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या है? तो हम कहेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अपक्रिया कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2O है। क्या है बेटा? H2O है। H2O में क्या करेंगे, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह H2 और O2 में अपघटित हो जाएगा। यह किस में अपघटित हो जाएगा? H2 और O2 में अपघटित हो जाएगा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या है। तो हम पढ़ेंगे कि जब यौगिक के जलीय विलयन में ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह यौगिक अपने 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ये H2O था, हमने ले लिया तो यह H2 और O2 में अपघटित हो गया। H2 यानी जल था, अब यह H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन
यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे ऊष्मीय, देखिए ऊष्मीय वियोजन हो गया है, विद्युत वियोजन हो गया है। अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक अपघटन, या विद्युत अपघटन भी पढ़ चुके हैं, या इसी को विद्युत वियोजन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक अपघटन। क्या प्रकाशिक अपघटन का? अभी तक हम ऊष्मीय वियोजन पढ़ चुके हैं, विद्युत वियोजन पढ़ चुके हैं। ऊष्मीय वियोजन में पढ़ा हमने कि जब यौगिक में हम ऊष्मा देते हैं तो वह यौगिक अपने दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। फिर हमने विद्युत वियोजन में पढ़ा कि जब हम किसी जलीय विलयन में, किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अब बात करते हैं प्रकाशिक अपघटन की। तो देखिए वहाँ पे विद्युत वियोजन था तो विद्युत की उपस्थिति में करते थे, ऊष्मीय वियोजन था तो उसमें ऊष्मा देते थे। अब बात आती है प्रकाशिक अपघटन की। तो प्रकाशिक अपघटन में क्या होगा बेटा कि यह जो अपघटन की अभिक्रिया होगी यह प्रकाश की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है या सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अपघटन अभिक्रिया कह दीजिए, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो जब वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि AgCl था। क्या था बेटा? AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में AgCl किसमें अपघटित हो जाएगा? Ag और Cl में। किसमें अपघटित हो जाएगा? Ag और Cl में। ठीक है, ये कुछ नहीं, अपने आयनों में अलग अलग हो रहा है। भाई AgCl देखिए, Ag धनायन है, Cl ऋणायन है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? जब प्रकाश की उपस्थिति में इसके आयन अलग अलग हो गए। देखिए Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो मोस्टली ये अपने आयनों में अपघटित होगा। ठीक है, अब बात जैसे H2O में अब हम बात करते हैं कि किसकी? विद्युत वियोजन की। तो विद्युत वियोजन में क्या हुआ था? तो हमने लिया था H2O। H2O को जब हमने लिया तो जलीय विलयन में हमने देखा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह यौगिक अपने दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो H2O किस में अपघटित हुआ था? H2 और O2 में। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, और समीकरण को संतुलित करना यह है, देखिए हमने अभी तक रिएक्शन में देखा होगा कि लगभग समीकरण संतुलित रहे हैं। हो सकता है किसी में छूट गया हो, लेकिन कभी भी आगे यदि आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो समीकरण का संतुलित होना अनिवार्य होता है। जब तक आपका समीकरण संतुलित नहीं होगा तब तक आपकी वह अभिक्रिया या वह रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, उसमें आपके नंबर काटे जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो समीकरण संतुलित होना है या होता है वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने पढ़ा था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी वजह से कभी भी जो भी रिएक्शन होती है उसमें जो यौगिक हैं वो कंप्लीटली क्या होने चाहिए? संतुलित होने चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने यौगिक हों उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। हमको उम्मीद है कि आपको यह वियोजन अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप टेक केयर।